मैंने भाई से रोते हुए अपनी यतीम बच्ची के दूध के लिए पैसे मांगे तो वो गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। मेरे बड़े भाई सलीम कभी ऐसे नहीं थे। अबू के इंतकाल के बाद वही घर के बड़े थे। जब मेरी बीवी आयशा जिंदा थी तब भी वो कम ही मिलते थे, लेकिन कम अज़ कम इज़्ज़त से बात तो कर लेते। मगर पिछले चंद महीनों में जैसे उनका दिल बदल गया था। मैं उनके सामने खड़ा था और मेरी आवाज़ कांप रही थी। मैंने कहा, भाई सिर्फ एक दूध का डिब्बा चाहिए, मरियम 2 दिन से भूखी है। उन्होंने गुस्से से मेज़ पर हाथ मारा और बोले, क्या मैंने सबका ठेका लिया हुआ है? ये कोई यतीम खाना नहीं है, निकलो यहाँ से। उनकी बीवी भी बराबर में बैठी थी। वो तंजिया हंसी हंसकर बोली, हर वक्त मांगने आ जाते हो, कभी खुद भी कुछ कमा लिया करो। मेरे कदम लड़खड़ा के मैंने एक नज़र भाई के चेहरे पर डाली, शायद उनके दिल में रहम आ जाए, मगर वहाँ सिर्फ बेजारी थी। मैं खामोशी से दरवाजे की तरफ मुड़ा और बाहर निकल आया। गली में चलते हुए मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे। यही भाई कभी मुझे कंधों पर बिठाकर घुमाने ले जाया करते थे। जब स्कूल में किसी लड़के से झगड़ा हो जाता तो सबसे पहले सलीम भाई ही मेरे लिए खड़े होते। फिर वक्त बदला, उन्होंने कारोबार शुरू किया और पैसा आता गया। मैं एक मामूली मुलाजिम बन गया। फासला बढ़ता गया, यहाँ तक कि आज वही भाई मेरी बेटी के दूध के लिए भी तैयार नहीं थे। जो उनकी गर्मी अपने उरूज पर थी। सूरज आग बरसा रहा था। मेरे कपड़े पसीने से भीग चुके थे। जेब में सिर्फ 12 रुपए थे। मैं थके कदमों से अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर क्या था, 2 कमरों का एक छोटा सा किराए का मकान था। दीवारों से प्लस्तर उखड़ा हुआ था और छत में भी जगह जगह दरारें पड़ चुकी थीं। दरवाजे के करीब पहुंचा तो अंदर से मरियम के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल डूब गया। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो पुरानी चारपाई पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में खाली गिलास था। मुझे देखते ही बोली, अबू आप दूध लाए हैं? मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसे गोद में उठा लिया और झूठ बोल दिया कि बेटा अभी लेकर आता हूँ। वो मुस्कुरा दी, लेकिन मैं अंदर से टूट चुका था। 2 माह पहले तक ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं थी। मैं एक फैक्ट्री में मुलाजिम था, तनख्वाह कम थी मगर घर चल जाता था। फिर अचानक फैक्ट्री बंद हो गई। मालिक मुल्क से बाहर चला गया। सैकड़ों मजदूर एक ही दिन में बेरोज़गार हो गया। शुरू में मुझे यकीन था कि जल्दी नई नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। मैं रोज़ सुबह निकलता और शाम तक दरवाजे खटखटाता रहता। हर जगह एक ही जवाब मिलता कि अभी ज़रूरत नहीं है। घर का सामान बिकता गया। पहले टीवी गया, फिर पंखा गया, फिर वो चीज़ें भी फ़रोख्त करनी पड़ी जो आयशा की यादगार थी। हर चीज़ बेचते हुए ऐसा लगता जैसे दिल का एक टुकड़ा अलग हो रहा हो। आयशा को फौत हुए 2 साल हो चुके थे। वो एक नेक और मोहब्बत करने वाली औरत थी। बीमारी ने उसे मुझसे छीन लिया था। मरते वक्त उसने मेरा हाथ पकड़कर सिर्फ एक बात कही थी, मरियम का ख्याल रखना। मैंने वादा किया था, लेकिन आज मैं अपनी बच्ची को दूध तक नहीं दे पा रहा था। उस रात वो भूख से रोते रोते सो गई। मैं उसके सिरहाने बैठ गया, उसे देखता रहा। रात के मालिक मकान भी आ गया। उसने 2 माह का किराया मांगा। मैंने बहुत मेहनत की, मगर वो धमकी देकर चला गया कि अगले हफ्ते तक पैसे ना मिले तो घर खाली करवा दूंगा। उसके जाने के बाद मैं काफ़ी देर खामोश बैठा रहा। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। अगली सुबह फिर नौकरी की तलाश में निकला। शाम तक खुआर होने के बाद जब घर वापस आया तो मेरी बेटी दरवाजे पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी और मेरे हाथ खाली थे। छोटी सी बच्ची को पड़ोसियों के घर छोड़ जाता था, या पड़ोसन की 12 साल बच्ची को अपने घर बुला लेता था ताकि वो मरियम पर नज़र रखे। मैं उस रात बहुत देर तक सोचता रहा। आखिर मुझे अपने बचपन के दोस्त ज़ीशान का ख्याल आया। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, गरीब घरानों से तल्लक रखते थे। फिर उसके वालिद का इंतकाल हुआ और वो अपने मामू के पास दूसरे शहर चला गया। कई साल गुजर गए। कभी कभार फ़ोन पर बात हो जाती थी, मगर मुलाकात नहीं हुई थी। मुझे मालूम था कि वो अभी माली तौर पर कोई ख़ास मजबूत नहीं होगा, लेकिन वो मेरा दोस्त था और शायद मेरी मजबूरी समझ आता। खुददारी बार बार रोक रही थी, लेकिन मेरी बेटी का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। आखिर मैंने मोबाइल उठाया और कांपते हाथों से एक पैगाम लिखा, भाई मेरी बेटी 2 दिन से भूखी है, अगर मुमकिन हो तो दूध का एक डिब्बा ले दो। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। पैगाम भेजने के बाद मैं खामोश बैठ गया। तकरीबन 10 मिनट बाद जवाब आया। इसमें सिर्फ 2 लफ्ज़ लिखे थे, एड्रेस भेजो। मैंने जल्दी एड्रेस लिखकर भेज दिया। हालांकि पहले भी वो कई बार मेरे घर आ चुका था। शायद एड्रेस भूल गया था। कुछ देर बाद मैसेज आया, बाहर आ जाओ। मैं हैरान रह गया, इतने जल्दी कैसे आ सकता है। मैं फ़ौरन बाहर निकल आया। गली में अंधेरा फैल चुका था। मैं इधर उधर देखने लगा, मगर ज़ीशान कहीं नज़र नहीं आया। अचानक मेरी नज़र गली के बाहर खड़ी एक बड़ी सी स्याह लैंड क्राउज़र पर पड़ी। उसकी रोशन लाइटें दूर से ही चमक रही थी। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतनी कीमती गाड़ी अपने मोहल्ले में देखी थी। गाड़ी के करीब 2 मजबूत जिस्म वाले आदमी खड़े थे। उन्हें देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। मैंने किसी से कर्ज भी नहीं लिया था। फिर ये लोग कौन थे? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई थी? मैं भी यही सब कुछ सोच रहा था कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक उम्र रसीदा शख्स आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकला। उसने मुझे गौर से देखा, फिर मेरी तरफ पढ़ने लगा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था।
मैं एक कदम पीछे हट गया। वो मेरे करीब आकर रुका और बोला, तुम इमरान हो? मैंने हिचकिचाते हुए सर हिला दिया। उसने मोबाइल निकाला और स्क्रीन मेरी तरफ कर दी। स्क्रीन पर वही पैगाम खुला हुआ था जो मैंने चंद मिनट पहले ज़ीशान को भेजा था। मेरी बेटी 2 दिन से भूखी है, अगर मुमकिन हो तो दूध का एक डिब्बा ले दो। यह देखते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने फ़ौरन अपना मोबाइल निकाला और नंबर देखा। तब मुझे एहसास हुआ कि पैगाम गलत नंबर पर चला गया था। मैं शर्मिंदगी से बोला, माफ़ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। मैं ये पैगाम अपने दोस्त को भेजना चाहता था। वो शख्स चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, गलती तुमसे हुई होगी, लेकिन शायद मुझे ये पैगाम मिलना ही था। फिर उसने अपने साथ खड़े आदमी की तरफ इशारा किया। उसने फ़ौरन गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। मैं हैरत से देखने लगा। गाड़ी के अंदर दूध के डिब्बे, राशन के थैले और कई दूसरे सामान के डिब्बे रखे हुए थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। चंद ही लम्हों में वो लोग सामान उठाकर मेरे घर की तरफ जाने लगे। मैं बार बार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो शख्स सिर्फ मुस्कुरा रहा था। मेरे कदम जैसे ज़मीन में गड़ गए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि चंद मिनट पहले मैं अपनी बेटी के दूध के लिए परेशान था और अब इतना सारा सामान मेरे घर जा रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैंने लरजती आवाज़ में पूछा, आप आखिर हैं कौन? वो मुस्कुराया और बोला, पहले अपनी बेटी को दूध पिला दो, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। मैं खामोशी से उन्हें घर के अंदर ले आया। मरियम चारपाई पर बैठी हुई थी। जैसे ही उसकी नज़र दूध के डिब्बों पर पड़ी, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। मैं जल्दी से किचन नुमा कोने में गया और दूध तैयार करने लगा। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि गिलास भी ठीक से नहीं पकड़ा जा रहा था। चंद लम्हों बाद जब मरियम दोनों हाथों से गिलास पकड़कर दूध पीने लगी तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। 2 दिन से जिस मंजर के लिए मैं तड़प रहा था वो मेरे सामने था। वो अजनबी शख्स खामोशी से मरियम को देख रहा था। उसकी आंखों में भी अजीब सी नमी थी। मरियम दूध पी कर मुस्कुराई तो वो शख्स भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने उन्हें बैठने के लिए वाहिद कुर्सी पेश की, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और ख़ुद पुरानी चारपाई के किनारे बैठ गए। उनके साथ आए हुए दोनों आदमी बाहर चले गए। घर में खामोशी फैल गई। आखिर मैंने हिम्मत करके पूछा, सर आप कौन हैं? उन्होंने गहरा सांस दिया और बोले, मेरा नाम हारिस मलिक है। मैं चौंक गया। ये नाम मैं पहले भी कई बार सुन चुका था। शहर के बड़े कारोबारी लोगों में उनका शुमार होता था। अखबारात में भी उनका जिक्र आता रहता था। मैं हैरत से उन्हें देखने लगा। उन्होंने मेरी कैफियत भांप ली और मुस्कुरा कर बोले, लगता है तुमने मेरा नाम पहले सुन रखा है। मैंने फ़ौरन सर हिला दिया। कुछ देर बाद वो बोले, शायद तुम सोच रहे होगे कि मैं गलत मैसेज पर यहाँ क्यों आ गया। असल वजह शायद तुम्हें अजीब लगे। मैं खामोशी से उनकी तरफ देखने लगा। वो बोले, आज से 30 साल पहले मैं भी तुम्हारी जगह खड़ा था। मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था। घर में खाने को कुछ नहीं था। मेरी छोटी बहन 2 दिन से भूखी थी। मैं कई लोगों के दरवाजे पर गया, मगर किसी ने मदद नहीं की। उस दिन मैंने दिल में अहद किया था कि अगर अल्लाह ताला ने कभी मुझे हैसियत दी तो मैं किसी मजबूर को खाली हाथ वापस नहीं भेजूंगा। आज जब तुम्हारा पैगाम पढ़ा तो मुझे अपना माजी याद आ गया। मैं खामोशी से उनकी बात सुनता रहा। मेरा सर झुका हुआ था। वो बोले, तुमने मैसेज में अपनी बेटी का जिक्र किया था। शायद यही वो बात थी जिसने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद वो तकरीबन 1 घंटा मेरे साथ बैठे रहे। उन्होंने मेरे हालात पूछे। मैंने बेरोज़गारी का सारा किस्सा सुना दिया। भाई के रवैये का भी बताया। फैक्ट्री बंद होने का भी जिक्र किया। वो खामोशी से सुनते रहे। आखिर में उन्होंने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। वो बोले, कल सुबह 10 बजे मेरे दफ्तर आ जाना। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने हैरत से कार्ड लिया। इस पर उनके मरकज़ी दफ्तर का पता लिखा हुआ था। मैंने कहा, सर मैं ज़रूर आऊँगा। वो उठ खड़े हुए। जाने से पहले उन्होंने मरीम के सर पर हाथ रखा और वो मासूमियत से मुस्कुरा दी। उनके जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक दरवाजे पर खड़ा लैंड क्राउज़र को दूर जाता देखता रहा। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। अगली सुबह मैं वक्त से पहले दफ्तर पहुंच गया। वो एक बहुत बड़ी इमारत थी। अंदर दाखिल होते हुए मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। इस्तकबालिया पर बैठे शख्स ने मेरा नाम सुना तो फ़ौरन मुझे ऊपर भेज दिया। मैं एक वसी दफ्तर में दाखिल हुआ जहां हारिस मलिक पहले से मौजूद थे। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और कुछ देर आम बातें करते रहे। फिर अचानक उन्होंने एक फ़ाइल मेरी तरफ सिरका दी। मैंने फ़ाइल खोली तो हैरत से उनकी तरफ देखने लगा। वो एक मुलाजमत का मुआहदा था। मैंने बेयकीनी से पूछा, यह क्या है? वो बोले, मेरी कंपनी में सुपरवाइज़र की जगह खाली है। मैं चाहता हूँ तुम वहाँ काम करो। मैं चंद लम्हे बोल ही ना सका। तनख्वाह देख कर तो मेरी सांस रुक गई। ये मेरी पुरानी तनख्वाह से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा थी। मैंने घबरा कर कहा, सर शायद आप मुझे नहीं जानते। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। वो मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल कर ली हैं। तुम्हारी साबका फैक्ट्री के मालिक से भी बात की है। उसने तुम्हारी ईमानदारी की बहुत तारीफ़ की है। मुझे डिग्री से ज़्यादा किरदार वाले लोग पसंद हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैंने फ़ौरन उनका शुक्रिया अदा किया। उसी दिन से मेरी नई ज़िंदगी शुरू हो गई। शुरू के चंद हफ्ते बहुत मुश्किल थे।
मैं पूरी मेहनत से काम करता रहा। मैं नहीं चाहता था कि हारिस मलिक को कभी ये महसूस हो कि उन्होंने गलत आदमी पर इत्मीनान किया है। मैं सुबह सबसे पहले दफ्तर पहुंचता और सबसे आखिर में निकलता। चंद माह बाद हालात काफ़ी बेहतर हो गए। मैंने मालिक मकान का सारा बकाया किराया अदा कर दिया। घर में राशन आने लगा। मरियम के लिए नए कपड़े खरीदे। उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। जब वो नए यूनिफॉर्म में मेरे सामने आई तो मुझे आयशा बहुत याद आई। अगर वो आज जिंदा होती तो शायद खुशी से रो पड़ती। एक शाम मैं दफ्तर से घर वापस आ रहा था कि अचानक मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। नंबर सलीम भाई का था। मैं हैरान रह गया क्योंकि कई माह से उन्होंने खुद कभी फ़ोन नहीं किया था। मैंने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं फ़ौरन घबरा गया। मैंने पूछा क्या हुआ। काफ़ी देर बाद वो बमुश्किल बोल सके, इमरान मैं मुश्किल में हूँ। मैं खामोश हो गया। उन्होंने कहा मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे गया है, सारा पैसा लेकर फ़रार हो गया। बैंक के कर्ज अलग हैं, कारोबार बंद होने वाला है। मुझे फ़ौरन वो दिन याद आ गया जब मैं उनके सामने खड़ा अपनी बेटी के दूध के लिए मिन्नत कर रहा था और उन्होंने मुझे यतीम खाने का ताना देकर घर से निकाल दिया था। मैं कुछ लम्हे खामोश रहा। दूसरी तरफ सलीम भाई रो रहे थे। फिर वो बोले, इमरान मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। अगर आज तुम मेरी मदद ना भी करो तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं सिर्फ तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उनकी आवाज़ सुनकर मेरे दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई। वक्त वाकई बदल चुका था। कल मैं मोहताज था और आज वो थे। मैंने आहिस्ता से कहा, भाई आप घर आ जाएं, बाकी बात बैठ कर करेंगे। कॉल ख़त्म होने के बाद मैं काफ़ी देर खामोश बैठा रहा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ज़िंदगी मुझे एक ऐसे मोड़ पर ले आएगी जहाँ मुझे फ़ैसला करना होगा कि मैं अपने भाई से बदला लेता हूँ या फिर उसे माफ़ कर देता हूँ। मगर मैं माफ़ करना पसंद करूँगा क्योंकि कल मेरी जगह हारिस मलिक था। उसने भी माफ़ किया, अल्लाह ताला ने उसे नवाजा। मैंने भी अपना दिल वसी कर लिया। मैं भी हारिस मलिक की तरह बनना चाहता हूँ, लोगों की मदद करना चाहता हूँ। और फिर ये तो मेरा माँ जायज़ का भाई था। इस वाक़े के बाद मेरा तवक्कुल अल्लाह ताला पर मज़ीद गहरा हो गया कि वो कैसे अपने बंदों की मदद करता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।